अलग अलहदा फिल्म है और बहुत अलग जॉनर की फिल्म है। धोबी घाट ऐसी नहीं थी फिल्म। आमिर एक तरह से घुस जाते हैं पूरे, वो ही डजंट लीव द सेट ओनली, वो उनको मज़ा आता है वहीं सोएंगे। जैसे धोबी घाट में भी वो जहाँ उनका घर था कैरेक्टर का, वहीं सोते थे, वहीं रहा उन्होंने। रवि किशन जी बहुत ऑर्गेनिकली नेचुरल उस मिट्टी के लगते हैं। रवि जी मारिए छक्का, मार लीजिए छक्का, क्योंकि उनका है ही एक्चुअली। आमिर के सेट पे और शाहरुख के सेट पे रहने का क्या डिफरेंस क्या होता है? शाहरुख वाज अ मोर प्रोफेशनली एज एन एक्टर। व्हाट अ नाइस इंटरव्यू। मीडिया में होने कुछ फ़ायदे होते हैं, उसी में से एक है कि फ़िल्म देख ली गई है। फिल्म आ रही है 1 मार्च को, नाम है लापता लेडीज़। पर फिल्म चूँकि देख ली है, अच्छी भी लगी है, तो हम लोग जब कल फिल्म देख रहे थे तो 3-4 लोग सब बैठ के बात कर रहे थे कि ये नेक्स्ट 12th फेल हो सकती है, पास हो सकती, बॉक्स ऑफिस पर पास हो सकती है। तो उस फिल्म की डायरेक्टर है हमारे साथ किरण राव। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ आपका रिस्पॉन्स सुनकर। आपको भी ऐसा लग रहा होगा 12th फेल के बाद कि हाँ, 12th फेल ने काफ़ी हम सबको उम्मीदें दी रखी हैं। और इससे पहले वही सोच थी कि भाई सिनेमा में जाने का हम बहुत बड़ा, जो इंग्लिश में कहते हैं ना, जापानीज़ में हाराकीरी तो नहीं कर रहे हैं अपने आप को एक्सपोज करके, क्योंकि छोटी फिल्म है, मार्केटिंग प्रमोशंस ज़्यादा कर नहीं सकते, इसकी बजट कम है, स्टार्स नहीं हैं, गाने बड़े नहीं हैं, वीएफएक्स नहीं है, एक्शन नहीं है, पर फिल्म में मज़ा है, छोटी सी मज़ेदार कहानी है। तो होपफुली लोगों तक वो बात पहुंच जाए तो वो आएंगे। 12th फेल की कामयाबी देखने के बाद उम्मीद तो यही है। टोरंटो में कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ एक्चुअली पहली दफ़ा हम फिल्म बाहर के ऑडियंस को दिखा रहे थे। और चूँकि कॉमेडी है, हमको हर बार लगता है कि भाई सबटाइटल्स में लोगों को कोई मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, ये एक तरह से हमें डर लग रहा था जाने से पहले। लेकिन दोनों स्क्रीनिंग्स में मैं खुद बैठी थी और लोग हंस रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टैंडिंग ओवेशन भी मिली शायद, और 2 स्टैंडिंग ओवेशंस मिले, जो बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि एक्चुअली ऑडियंस का अच्छा लगना जेन्युइनली सबसे अच्छा अवार्ड है, क्योंकि ये फिल्म हमने बनाई एक्चुअली ब्रॉड मास ऑडियंस के लिए बनाई है। तो जैसे दिल्ली में भी कल लोगों का रिस्पॉन्स सुनकर इतना अच्छा लगा, क्योंकि आप ऑडियंसेस के लिए बनाते हैं फिल्म। धोबी घाट ऐसी नहीं थी फिल्म, पर ये मैंने एक्चुअली कॉन्शियसली काफ़ी अलग अलहदा फिल्म है और बहुत अलग जॉनर की फिल्म है। तो पर कोशिश यही थी कि मासी बनाए, मासी जो कहते हैं। हाँ, मासी और क्लासी दोनों। हाँ, मेरे एक दोस्त हैं, वो कह रहे थे पूछना ज़रूर किरण से कि इतने दिनों तक कहाँ थी, धोबी घाट के बाद कहाँ? प्रोडक्शन में भी उतना ज़्यादा नहीं किया आपने, कि प्रोड्यूस ही कर रही हूँ बहुत सारा? नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी एक्चुअली, वजह बहुत थे। कभी कोई पूछता है तो सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या किया तुमने 10-12 साल, और एक तरह से इंट्रोस्पेक्ट करने पर मजबूर करती है ये सवाल। लेकिन बहुत मेरे स्ट्रगल्स जारी थे लिखने की। काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स लिखी हैं हमने, फिल्म के भी और सीरीज़ के भी आइडियाज़ हैं मेरे पास। वो डेवलप करते करते एक्चुअली हम एक तरह से खुश नहीं थे। स्टोरीज अच्छे थे, लेकिन पूरी तरह से मैं संतुष्ट नहीं थी स्क्रीन प्ले से। और फिर नई माँ भी बनी थी 20 सेम ईयर दैट धोबी घाट रिलीज़। तो काफ़ी कोशिशों के बाद आज़ाद पैदा हुए, और बहुत मुझे चाह थी बच्चे की। तो 2-4 साल तो उसमें ज़्यादा मेरा क्रिएटिव माइंड उसी में गया, मुझे लगता है। पर लिखती गई, मैं लिख रही थी। और ऑफ कोर्स आमिर खान प्रोडक्शंस हमारे 2-3 फिल्में आई उस दौरान। और मामी में बहुत सारा काम किया मैंने, पानी फाउंडेशन भी शुरू की हम लोगों ने। तो काफ़ी चीज़ें हुई। 2018 में ये फिल्म की स्क्रिप्ट आमिर को मिली थी। तो 2011 से 18 तक मैं स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन 18 के बाद मुझे पता था कि ये मैं बनाऊंगी नेक्स्ट। तो सीरीज के भी कुछ आइडियाज डेवलप की, वेब सीरीज? जी किए हैं। तो इन फ्यूचर हम देखेंगे? जी ज़रूर। अरे वाह। आई एम होपिंग अभी OTT वाले
मुझे ले लें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल ले लेंगे, इस फिल्म के बाद तो ज़रूर लेंगे। हाँ। बिल्कुल लेंगे। अच्छा, जैसे अभी आप बात कर रही थी ना कि फिल्में जैसी चल रही हैं, तो जवान है, पठान है, गदर 2, जैसा पिछला साल रहा, इस बीच में चूँकि आपने तो खैर पहले बनानी थी फिल्म, कोविड के पहले शुरू भी कर दी थी आपने, तो इस दौर में और अमूमन ये रहा भी है कि ऐसी कमर्शियल फिल्में ही लोग ज़्यादा और थिएटर में जाकर देखना पसंद करते हैं, ओटीटी के बाद खासकर। तो इस दौर में ऐसी फिल्म बनाने का ऐसा रिस्क लेना, थोड़ा रिस्क था ये कैसे? रिस्क तो था। एक्चुअली कोविड के बाद हम लोग पहले तो होप कर रहे थे कि लोग आएंगे वापस सिनेमाज में, और फिर जब लोग आने लगे तो फिर ये सारी बड़ी बड़े जो फिल्म्स हैं, एक्शन, यू नो, VFX, थ्रिलर टाइप की फिल्में बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं। और बात तो ये है कि रिस्क तो ज़रूर है, क्योंकि ना हमारे पास ये सारी चीज़ें, एक्शन, VFX, ना बड़े स्टार्स हैं। लेकिन हमें लगा था, और आमिर तो आपने देखा ही है कि वो हर बार एक सोच समझ कर रिस्क तो लेते ही हैं। आप देखने जाएं तो पीपली लाइव भी जब आई थी, कोई स्टार्स नहीं थे, कुछ नहीं था, फिर भी सिनेमा में इतनी बड़ी कमाई हुई एक्चुअली पीपली लाइव की, कि आज के डेट में आप सोचने जाएंगे तो आपको लगेगा कि कैसे की है इस फिल्म ने, यू नो, छोटी सी फिल्म थी। तो आई थिंक आमिर को ये एक तरह से कॉन्फिडेंस है कि जब कहानी अच्छी होती है तो लोग सूंघ लेते हैं, उनको पता चल जाता है। आप बहुत कुछ शोर शराबा भी करें, आप बहुत कुछ करें, जो हमारे साथ भी हुआ है, बहुत कुछ करें, लेकिन लोगों को अगर अच्छी नहीं लग रही है, किसी वजह से ट्रेलर पसंद नहीं आ रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो वो नहीं आएंगे। या तो उनको दोस्तों से सुनने को आ रहा है कि ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, जो भी है, तो लोग कहानी के लिए आते हैं, मोर देन स्टार के लिए या फिर एक्सप्लोजन्स के लिए, यू नो। तो इस कॉन्फिडेंस से हम, आमिर ने पहले से ही, एक्चुअली पहले से नहीं, फिल्म बनने के बाद उन्होंने कहा ये थिएटर में डालेंगे, और ये 12th फेल से काफ़ी पहले थी डिसीजन। तो अब जब 12th फेल ने इतनी कामयाब रही है फिल्म बॉक्स ऑफिस में, तो फिर और भी हमें अभी कॉन्फिडेंस आ गया है कि शायद ये लोगों को पसंद आएगी। पहले दिन मुझे याद है जब मैं 12th फेल देखने गया था रिव्यू के लिए, तब गिनती के 4 लोग थिएटर में बैठे हुए थे, 4 लोग। उसके बाद फिर तो जो वर्ड ऑफ माउथ हुआ। और वो एक बात होती है कि सिनेमा बिजनेस ऐसा हो गया है कि आप सब लोग वेट करते कि पहला दिन, पहला वीकेंड। ये फिल्में ऐसी नहीं होती। छोटी फिल्में जो हम बनाते हैं उनको वक्त लगता है, वर्ड ऑफ माउथ उन लोगों तक पहुंचाती है जो इस फिल्म की ऑडियंस है। शायद बड़ी फिल्में जैसे जवान, पठान बहुत बड़ी ऑडियंस के लिए फिल्में हो सकती हैं, लेकिन कभी कभी फिल्मों को अपनी ऑडियंस ढूंढने में वक्त लगता है, और वो वक्त हमें सिनेमाज में ज़्यादा मिलता नहीं है नॉर्मली। और एक्चुअली 12th फेल विनोद ने बहुत स्मार्टली उस वक्त रिलीज़ किया जब कोई और फिल्में रिलीज़ नहीं करता है, श्राद्ध के वक्त। तो बहुत स्मार्ट आइडिया था, क्योंकि उनको क्लियर सिनेमा मिली, चलती गई और वर्ड ऑफ माउथ से चलती गई, और बस अभी उसका रिज़ल्ट आपके सामने। तो आई रियली फील फिल्मों को भी आपको थोड़ा नर्चर करना पड़ेगा, हमें छोटी फिल्मों को। एक तरह से लोगों का अटेंशन स्पैन भी बहुत कम, शॉर्ट हो गया है। आप आप इतनी चीज़ों से लड़ रहे हैं उनको बताने की भाई मेरी फिल्म आ रही है 1 मार्च, अभी अगले हफ्ते आ रही है। लोगों को याद भी कहाँ रहता है कि कब आई, कब गई, कहाँ है, किस पे देखें, ये सब अभी हो गया है। तो ऑडियंस का अटेंशन पकड़ना एक अपने आप में मुश्किल है। अच्छा, ट्रेन के सीन कैसे शूट किया आपने? नासिक में शायद शूट किया, क्योंकि मैं उस ट्रेन के जब मैं सीन देख रहा था तो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि जो दूसरी फिल्में देखते हैं हम देखते हैं कि या तो कैमरा स्टिल होता है, आपके में ना ट्रेन के अंदर भी कैमरा मूव कर रहा था, इधर उधर ऑब्जेक्ट्स की तरफ जा रहा था, तो वो तो बहुत टफ होता है। और इस बीच में एकदम कैमरा घुसेड़ना, बड़ा सा कैमरा होता है, तो वो कैसे शूट किया आपने ट्रेन के अंदर? तो एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है। ट्रेन के हमने काफ़ी सारे रेकीज किए, और हमने अपने शॉट्स, वो ट्रेन का एक जो पूरा अदला बदली की जो सीक्वेंस है, रात के जो सीन्स है, वो सब हमने बहुत अच्छी तरह से पहले पेपर पे स्टोरी बोर्ड किया था, ताकि हमें भी पता चले कि सारे एंगल्स हमें कहाँ से चाहिए। और फिज़िकली हम बहुत सारे रेकीज ट्रेन पे हमने की, कि जब हम लोगों ने
बैठ के देखा कि कितने पीछे से हम लोग को करना पड़ेगा। तो एक्चुअली हमने एक सोनी वेनिस जो कैमरा है उसका पूरा बॉडी बहुत छोटा हो जाता है अगर आप तो उसका जो सिर्फ लेंस और एक छोटा बॉडी रहता है जो आप बना सकते हैं। सो दैट हमारे लिए बहुत वो इजी हो गया क्योंकि हमारे डीओपी एकदम चिपक के दीवार से ऑपरेट करते थे ऑन अ बॉडी रिग अपने बॉडी पे पकड़ के। तो अडेप्ट किया हमने क्योंकि वहाँ तो ट्रैक ट्रॉली वगैरह नहीं लग सकती और ये हम लोग को मूविंग ट्रेन्स ही चाहिए थे। ये नहीं था कि हमें पीछे बाहर हमने कुछ जो भी है एलईडी स्क्रीन लगा के किया। तो काफ़ी मज़ा आया ऑनेस्टली, पर मुश्किलात भी थे क्योंकि मेरे डीओपी को कोविड हो गया। एक्चुअली एग्जैक्टली शूट के 2 दिन पहले, शुरू से पहले उनको कोविड हो गया और सारे हमारे ट्रेन्स के सीक्वेंस, बिगिनिंग के रात के सीक्वेंस, फूल जब रह जाती है प्लेटफॉर्म पर, वो सब जो हमने सबसे मुश्किल बिगिनिंग में रखा था और वो थे नहीं वहाँ। जूम से उन्होंने पूरा डायरेक्शन दिया जो डीओपी आए थे उस टाइम के लिए। हाँ, लेकिन 2 छोटे से स्टेशंस थे, एक येवला और एक कानेगांव, जिसमें हमने ट्रेन्स की शूटिंग की। पतीला और मूर्ति। पतीला और मूर्ति, करेक्ट। आप बार बार आमिर की बात कर रही हैं। मैं आपका एक पुराना इंटरव्यू पढ़ रहा था सिप ऑफ थीसिस के टाइम पे। हाँ। तो आपने बोला कि आमिर चाहते थे शायद उसमें, या किसी ने बोला आपसे, मैं ऐसा क्लियर नहीं हूँ उसको, तो आपने बोला कि आमिर को लेके आएंगे हम इसमें प्रोजेक्ट में, तो ये नुकसान पहुँचाएगा प्रोजेक्ट को। इसको भी लेके आपका यही था कि एक्टिंग नहीं, तो ये क्या रिजर्वेशन है आमिर को लेके, और धोबी घाट आपने उनको ही लेके बनाई थी? वेल, एक्चुअली इस फिल्म में आमिर की हमने टेस्ट भी की, एक ऑडिशन भी लिया था और वो बहुत ऑब्वियसली अच्छा ही किया उन्होंने। लेकिन 2 वजह थी। एक तो ये था कि हमें लगा कि आमिर का रहना थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है प्रोजेक्ट, वो एक तरह से एक्सपेक्टेशंस कुछ और सेट हो जाते हैं, आपकी एक इच्छा होती है उनको कुछ हीरोइक करते हुए देखने, सबकॉन्शियसली। ये नहीं है कि लोग तो उनको अलग अलग रोल्स में देखने के आदी हो गए हैं, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन का आप कुछ नहीं कर सकते सबकॉन्शियसली, क्योंकि हैं इतने बड़े स्टार। तो ये एक बात थी। पर दूसरी वजह ये थी कि हमें लगा रवि किशन जी बहुत ऑर्गेनिकली नेचुरल उस मिट्टी के लगते हैं। हाँ, मतलब मुझे लगता है रवि किशन की जगह पे आमिर फिट उस तरह से बैठते नहीं। हाँ, एक नेचुरल फिट हो जाता है एक्चुअली उनका, चूँकि एक्टर आमिर भी बहुत अच्छे हैं और वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऑर्गेनिकली रोल को वो बहुत अच्छे फिट होते हैं, मुझे लगा था। कास्टिंग बहुत अच्छी है। हाँ, तो आमिर को भी यही लगा एक्चुअली। हम लोगों ने फिर बाद में जब तोला इस मुद्दे को, तो वी केम टू द सेम कंक्लूजन। हम लोग दोनों एक ही सहमत थे कि उनको ही करना चाहिए, और आमिर भी बहुत खुश है कि रवि जी ने किया। उनके रवि के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? उनको डायरेक्ट करने का उनके भी बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, क्योंकि उनका बैगेज है, बहुत सारा काम वो लेके आते हैं साथ में। जी, वो एक्चुअली डायलॉग के किंग हैं, एक तरह से माने जाते भोजपुरी सिनेमा में। वो कहते थे कि क्योंकि मेरा स्क्रिप्ट एकदम बाउंड है, हमारी एक लाइन हम किसी को चेंज करने नहीं देते, क्योंकि हमने 6-8 महीने 1 साल लगाया उसके वज़न में। एक लाइन का वज़न क्या होना चाहिए, ज़्यादा तो नहीं कह रहे हैं किसी बारे में, या करेक्टली हमको इम्पैक्ट चाहिए था। पर रवि जी की ये आदत नहीं थी, क्योंकि वो अक्सर ऐसे फिल्मों में काम करते हैं जहाँ वो कहते रवि जी ये लीजिए, और वो बहुत फनीली बोलते हैं ये किस्सा कि लोग बोलते एक मुझे गेंद देते हैं, बोले मारिए छक्का, मार लीजिए छक्का, क्योंकि उनका है ही एक्चुअली इतनी कमांड है लैंग्वेज पर उनकी, बहुत, हर एक चीज़ का 10 वर्ड निकाल लेंगे आपके लिए। और ये भोजपुरी हिंदी जो हमारा खुद का एक बनाया हुआ डायलेक्ट है, उसका मज़ा लैंग्वेज में ही है। कुछ चीज़ें मज़ेदार साउंड होती हैं जब ये लैंग्वेज में हैं और वो जब बोलते हैं, तो उनको मुश्किल ये लगी कि हम कहते थे कि रवि जी आपको यही बोलना है स्क्रिप्ट में जो है। तो वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत उन्होंने कोशिश भी की डायलॉग सीखने और करने पर। एकाध उनसे जब अच्छे जैसे 1 ऑफ इम्प्रोव लाइंस आते थे ना, हम लोग को रखना ही पड़ा। तो काफ़ी 1-2 ऐसे लाइंस है फिल्म में
जो कि उन्होंने लिखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उनके अलावा किसी को ये छूट नहीं है। हाँ, उसमें ना एक उनका भी मुझे कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा, दुर्गेश कुमार जो हाँ, है ना, हाँ, जी, जी, बहुत जी। छोटा सा उनका रोल दुबे, है। हाँ, हाँ, बहुत बहुत उनकी कास्टिंग बहुत अच्छी कास्टिंग है वो। कमाल के एक्टर हैं वो भी। उनका जो एक केमिस्ट्री बना था वो बहुत मज़ा था। एक्चुअली हम लोग अपना हंसी रोक के रखते थे कि कब कट बोलेंगे और कब हम लोग हंसेंगे। हाँ। अच्छा, लगान के सेट पे आप थी तो वो पूरा गांव वाँव पूरा बसाया गया था, सब कुछ था, तो उसका भी कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा। वो सेट, उस सेट पे रहना कैसा था? और वो आपकी पहली फिल्म थी। बहुत, वो तो कमाल की का एक्सपीरियंस था। लगान तो मेरे लिए फिल्म स्कूल एंड ऑल्सो लाइफ स्कूल बन गया एक्चुअली एक तरह से, क्योंकि हम फिल्म स्कूल से आते हैं अपने ख्याल लेके कि भाई फिल्म ऐसा होना चाहिए, हम सब जानते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है, तारकोफ्स्की देखी है हमने, तो काफ़ी सीखने को मिला उसमें। लेकिन वहाँ का गांव एक्चुअली जो नितिन देसाई ने बनाया था, वो उन्होंने बहुत इंस्पिरेशन लिया था वहाँ के कच्ची गाँवों से, उनके एक्सपीरियंस। वो काफ़ी घूमे एक्चुअली आशुतोष और नितिन, ये ढूंढने, भुज के गांव ढूंढने, कुनरिया जहाँ मैं शूट की थी। तो हमें भी वो बहुत इम्प्रेस किया और नितिन जी ने इतने डिटेल में घर बनाए हर एक के। हालांकि आप फिल्म में बाहर से ही देखते हैं, पर अंदर अंदर जाए ना तो बर्तन, वहाँ के सारी छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं वो थे। तो वो भी काफ़ी मुझ पे इम्प्रेशन उसका पड़ा, क्योंकि यहाँ भी आप इतना तो घर के अंदर बहुत है नहीं हमारी फिल्म में, लेकिन हर एक डिटेल में हमारे प्रोडक्शन डिज़ाइनर ने सेट जो घर है उसका एक्चुअली रियल घर है, लेकिन हमने काफ़ी चेंजेस किए उसमें। किचन कहीं और लगाया, गाय का वो शेड कहीं शिफ्ट किया, क्योंकि फिल्म के हिसाब से। नहीं, बहुत वो अच्छा लग रहा था मुझे कि बाहर एक कोई बुजुर्ग है, वो लेटा हुआ है, वो एकदम गांव की सेटिंग थी। मैं गांव से आता हूँ तो वो मैं समझ सकता हूँ, एकदम वैसी सेटिंग थी। हाँ। जो बुजुर्ग है वो बाहर लेटा हुआ है, बाहर भैंस लेकर। गाय, और बहुत बहुत अच्छी सेटिंग थी वो। हाँ। अरे स्वदेश के सेट पे भी आप थी? जी जी। हाँ ना, स्वदेश के भी सेट पे थी। तो वो मतलब मैं थोड़ा सा बदल के सवाल पूछता हूँ, आमिर के सेट पे और शाहरुख के सेट पे रहने का क्या डिफरेंस क्या होता है? एक्चुअली लकीली दोनों सेट्स मैं आशुतोष की वजह से थी। मैं फर्स्ट एडी, मैं स्वदेश में फर्स्ट एडी का काम कर रही थी, तो आशुतोष के साथ ज़्यादा काम था। सेट में डिफरेंस आई थिंक वर्किंग स्टाइल में मेरे लिए कुछ नहीं था। दोनों एक्टर्स बहुत ही प्रोफेशनल थे। इनफैक्ट शाहरुख भी बहुत टाइम से आते थे, बहुत अपना पूरा पूरा उनका अटेंशन फिल्म पे था, उनके काम पे था। आई थिंक लगान में यही डिफरेंस था, आमिर चूँकि प्रोड्यूसर थे और आमिर एक तरह से घुस जाते हैं पूरे, वो ही डजंट लीव द सेट ओनली, वो उनको मज़ा आता है वहीं सोएंगे। जैसे धोबी घाट में भी वो जहाँ उनका घर था कैरेक्टर का, वहीं सोते थे, वहीं रहा उन्होंने। पूरे जो हम 10 दिन वहाँ शूट कर रहे थे, उन्होंने 10 दिन वहीं रहा, वहीं रहे वो। तो ही लाइक्स टू इमर्स इन द प्लेस, इन द कैरेक्टर। उनको शूटिंग इज हिज लाइफ, ही लाइक्स टू एन्जॉय इट लाइक दैट। तो और प्लस प्रोड्यूसर भी थे, तो एक तरह से आमिर का लगान पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, और शाहरुख वॉज अ मोर प्रोफेशनली एज एन एक्टर। पर मज़ा दोनों के साथ आया, और प्रोफेशनलिज्म इन दोनों से सीखे हैं एक्चुअली। बहुत ही कमिटेड टू देयर वर्क, वेरी कंसिडरेट ऑफ एक्टर्स, अपने को एक्टर्स को साथ रखना, दोनों में ये क्वालिटीज़ हैं। अच्छा, मैं एक इंटरव्यू सुना था सौरभ शुक्ला का, तो वो कह रहे थे कि इसकी शेखर कपूर की बता रहे थे कि वो रिहर्सल नहीं करने देते थे सेट पे। अब वो कहते थे कि फिर आपका जो ओरिजिनल है वो आपका खत्म हो जाएगा, आप पहले से ही आप रिहर्स करेंगे। हाँ, बहुत रिहर्स करेंगे। आपका क्या प्रोसेस है? आप एक्टर्स को कैसे, क्या बहुत रिहर्स करवाती हैं या फिर? ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो बेस्ट है कि आप फ्रेश करें, लेकिन होता ये कि ऑन द डे आपको कभी वो फर्स्ट टेक शायद ही यूज़ करने को मिलेगा। लेकिन एक तरह से कैरेक्टर को अपनी आँख डेवलप करने के लिए, किरदार को, वो रिहर्सल से उनको एक तरह से उनका पिच और टोन मिलता है कैरेक्टर का, क्योंकि वो कैरेक्टर का वो उस किरदार के जो टोन है, आप अपने सामने वाले से आपको मिलता है, क्योंकि इट्स ओनली विथ रिएक्शंस दैट यू आल्सो रियलाइज़ कि हाँ, ये पिच पे हमारी एक्टिंग होनी चाहिए। क्योंकि आप इतने, स्पेशली इस फिल्म में कोई एक किरदार नहीं है, कितने हैं,
तो उनका एक दूसरे के हिसाब से लेवल सेट करना वो ज़रूरी था। तो इस फिल्म में एक्चुअली रिहर्सल्स ज़रूरी थे। ऑल्सो ये लैंग्वेज कुछ एक्टर्स के लिए बहुत नया था, और अलग अलग कैरेक्टर्स सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए मिलते, लेकिन एटलीस्ट एक तरह से उनको फिज़िकली मिलकर अपना। जहाँ शूट कर रही थी आप, वहाँ पर भी फिर रुकते कहाँ थे? शहर आके रुकते थे वो लोग या फिर? जी, हम भोपाल में रहते थे और सुबह ड्राइव करते थे। हम 2 गांव में शूट किया हमने फिल्म, दमनखेड़ा और दूसरा गांव का नाम क्या है, बामुलिया और दमनखेड़ा 2 गांव हैं वहीं भोपाल के पास सीहोर में। और नासिक में जब हम ट्रेन्स कर रहे थे तो हम लोग शिरडी में रहते थे, और हर दिन येवला और कानेगांव जो स्टेशंस हैं वहाँ हम लोग ड्राइव करते थे। तो नहीं, रिहर्सल्स से हमको बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि एक कॉमेडी में ये भी होता है कि आपको पिचिंग सही होनी चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा ना हो जाए, कोई कम, और काफ़ी सिचुएशनल कॉमेडी है। तो ग्रुप्स में हम लोग रिहर्स करते थे, ये नहीं कि एक बैठ के सिर्फ एक एक्टर से दोहराएं कि क्या होना चाहिए। जो रिहर्सल डायलेक्ट की हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है हमारे फिल्म में, क्योंकि डायलेक्ट जो कोचिंग है, जो ये भोजपुरी हिंदी जो हमने बनाया हुआ है, उसको करेक्टली सब लोग सिमिलरली साउंड करें, उसके लिए काफ़ी रिहर्सल्स हुए। अच्छा, एक डिटेल मैं बात कर रहा था आपसे भी, इंटरव्यू के पहले भी बात कर रहे थे, जो नाखून घिसे हुए हैं और अन्य अन्य चीज़ें हैं। और एक चीज़ मैंने नोटिस की, 2001 में फ़ोन थोड़ा सा वैसा नहीं लग रहा है क्या? उसके पास फ़ोन कैसे आ गया 2001 में? हाँ, गाँव 2000 एक्चुअली हमने रिसर्च करके ही रखा था कि उस टाइम पर ये फ़ोन्स आ गए थे, इंडिया में आ गए थे, हमारे पास थे शहरों में, पर गाँव में नहीं थे। और इसीलिए ये दहेज के एक दहेज में तोहफे के तरह आ रहा है। कीमती चीज़ थी बहुत, किसके पास था, और किसी, इसलिए वो बोलता है मोबाइल फ़ोन, वो जो दुबे उसको बोलता है, क्योंकि किसी के पास है नहीं मोबाइल फ़ोन। मनोहर भी देख रहा है कि तो वो टाइम के हिसाब से हमने डेट उस हिसाब से फिक्स किया कि जब मोबाइल फ़ोन्स इतने पेनिट्रेट नहीं किया था उसने रूरल इंडिया में, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं थे लेकिन शहरों में थे। अच्छा, इसीलिए 2001 सेट किया, इसीलिए 2001 डाला है हमने। अच्छा, वाह। एंड करेंगे हम लोग, लास्ट सवाल। क्रिटिसिज्म को लेके बहुत बात होती है कि आजकल लोग उनको क्रिटिसाइज़ करो किसी भी चीज़ को लेके अलग अलग, तो उसमें क्या होता है, सोशल मीडिया के दौर में ऐसा हो गया है कि आप किसी को क्रिटिसाइज़ करेंगे तो वो आपको तुरंत दोबारा से वो उसको उस तरह से नहीं लेते हैं कि अगली बार सुधारा जाए या कुछ किया जाए। तो ये सोशल मीडिया के दौर में ये थोड़ा सा एक इसकी खराबी भी कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं, लेकिन एक अच्छी बात सोशल मीडिया की ये है कि आप अपनी बात खुल के कह सकते हैं, बिना किसी मीडियम या किसी और के थ्रू। आप खुद अपने ही लफ्ज़ों में आप समझा सकते हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू। पर बात तो ये है कि हर चीज़ बहुत लोग रिएक्शंस भी बहुत जल्दबाजी में हो जाती है। ट्रोलिंग की तरफ भी बहुत बढ़ जाता है। हाँ, ट्रोलिंग तो खैर सोशल मीडिया की सबसे बुरी बात तो ये है कि लोग किसी भी वजह से पीछे पड़ जाते हैं दूसरे की, जो नेगेटिव है। पर पता नहीं, लोगों को एक शायद किसी तरह से अपनी भड़ास निकालने के लिए करनी पड़ती है कि उनको उकसाया जाता है कि पता नहीं। मैं एक्चुअली सोशल मीडिया में काफ़ी नई हूँ, मैंने अभी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ 1 महीने पहले शुरू की है। तो और मुझे एक्चुअली समझ भी नहीं है कैसे मैं ज़्यादा कमेंट्स पढूँ, ये सब मैं करती नहीं हूँ। तो पर है ये प्रॉब्लम ज़रूर कि ट्रोल्स निकल के आते हैं, या तो सपोर्टर्स या डिट्रैक्टर्स जो कहते हैं। पर ये आई सपोज़ सबके पास अभी फ़ोन है, सबके पास अपनी आवाज़ उठाने की इच्छा है, तो कुछ अच्छा कहेंगे तो कुछ बुरा कहेंगे, कुछ कहना है कुछ तो लोग कहते ही हैं। लोगों का काम है कहना। हाँ, लोगों का काम है कहना। पर देखना भी लोगों का काम है। 1 मार्च को फिल्म आ रही है थिएटर्स में, जाके देखिएगा। बहुत अच्छी फिल्म है, मैंने देखी है, इसलिए मैं खुद से कह रहा हूँ, प्रमोशन कर रहा हूँ फिल्म का। देखिएगा। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। What a nice interview.